Hello, my dear viewer. Namaste, Adab, Sat Sri Akal. I am here, Arun Kumar. Welcome you all in my YouTube class, Oasis GS classes, where I explain the chapters of geography for class 10 and GS for all competitive examiners. Today, I am starting with the chapter agriculture. And today's topic is introduction. In introduction, we'll have to learn this question: why India is primarily an agricultural country? You know, our country is agricultural country. Here in our country, fate and future, pleasure and peace, and prosperity and prediction, all these hover around the agriculture. Nothing can move without agriculture in our country. You know why? आप जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ वहाँ के तेल भंडार पर निर्भर करता है। तेल के उत्पादन जिस तरह का होगा और जब तक होगा तब तक उन्हें सारी सुविधाएं मयस्सर होंगी। लेकिन जिस दिन तेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिसोर्स है यह तो सीमित है, जब तेल का भंडार ख़त्म हो जाएगा तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन वी आर द लकी पर्सन, वी born and brought in the soil of India. We have infinite nature of resource, that is soil. We are doing agriculture in the soil which is in vast tract. अब हम लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं को देखते हैं। नथिंग कैन मूव विदाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया। कोई भी चीज़ कृषि के बगैर मूव नहीं कर सकता है, नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको मालूम है भोजन सबसे पहली आवश्यकता है। भोजन के बगैर कोई भी देश, कोई जीवित नहीं रह सकता है, और भोजन हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। चाहे वह कितना भी अमीर देश क्यों ना हो, कितना भी विकसित देश क्यों ना हो, लेकिन अगर उस देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होता है तो फिर भोजन के लिए उसे किसी और देश पर निर्भर रहना पड़ता है जहां एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। MS स्वामीनाथन जी अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि नथिंग कैन मूव विदाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट इज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन rely on agriculture for their livelihood. तकरीबन 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री गेट्स देयर फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे देश के अंदर वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स। In the north, there is loftiest Himalayas. In the middle, a vast tract of plain is there. But in the peninsular part, there is a vast stretches of plateau. तो ये जो वेरिएशन है लैंड फॉर्म्स में, हर जगह कृषि योग्य भूमि तो है नहीं। तो जिस जगह पर खेती नहीं होती, वहाँ के आबादी के लिए जहाँ जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में खेती होती है, वहाँ से उत्पादित भोज्य पदार्थ, फूड ग्रेन्स वहाँ सप्लाई किए जाते हैं। उसके बदले में जहाँ खेती नहीं होती है वहाँ कुछ और एक्टिविटीज़ होते हैं और औद्योगिक एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ से वह फिनिश्ड गुड एग्रीकल्चरल
एरियाज में आते हैं, तो ये एक्सचेंज होते रहता है। तो बहुत बड़ी आबादी को हमारा जो खेती है, खेतिहर किसान है, भोजन प्रदान करते हैं। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कॉटन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जूट है जूट इंडस्ट्रीज के लिए, शुगर केन है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, सिल्क है सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है ये हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। साथ ही जो बेसिक प्रोड्यूसेस है, जो जूसी फ्रूट्स है, जिससे जो है जैम है, जूस है, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट which depend on the basic produces of agriculture। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेज है वो वहाँ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन इज हियर ड्यू टू डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल्स एंड लैंड सर्फेसेस। हम लोग जब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़े थे तो उसमें हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा, लैंड सरफेस के लैंडस्केप्स के बारे में या जहाँ तहाँ चर्चा किया। तो हमने पाया कि हमारे देश में तरह तरह के लैंडस्केप्स मिलते हैं, भूदृश्य मिलते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी वैरीड करता है आपको लैंड सरफेस के हिसाब से। अगर वह ढालयुक्त भूमि है, पठारी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो उस इलाकों में जो है खास करके टी, कॉफ़ी इत्यादि की खेती बहुतायत से की जाती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी जैसे क्रॉप्स जो है कैश क्रॉप्स या वहीं होते हैं जहाँ ज़मीन ढालयुक्त हो। चूँकि इसके जड़ में जल स्टेगनेट नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं, लैंड सरफेसेज हैं, जो कंपैरेटिवली प्लेन एरिया है, लो लाइंग एरिया है, उसमें जो है आपको पैडी, वीट्स, मेज इत्यादि होते हैं। जो ड्राई एरिया है, कंपैरेटिवली ड्राई एरिया है, उसमें मिलेट्स, ऑयल सीड्स, जिसको कम जल की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र में ऐसे फसलों का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल्स एंड लैंड सरफेसेज है, यह हमें तरह तरह के क्रॉप्स में सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग एक दृष्टि इस पर डालते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है? क्योंकि खेती के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वह यहाँ मौजूद है। और वे कौन कौन सी दशाएं हैं तो देखते हैं। फेवरेबल कंडीशंस इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर, इसके ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सॉइल्स, आप जब फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे या पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आप फिजिकल डिविजन्स के अंदर वास्ट स्ट्रेच ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े होंगे। ये मैदानी भाग है, इसमें जो मिट्टियाँ मिलती है वह बहुत ही उपजाऊ है, कृषि के लिए सर्वथा उपयुक्त है, बशर्ते कि इस भाग का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और जो मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स खेती के लिए है उसका उपयोग करना जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और लैंड तो वही है, भूमि तो वही है, वह तो रबर की तरह, इलास्टिक की तरह फैलता नहीं है, बजाय फैलने के वह सिकुड़ ही रहा है। क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फूड ग्रेन्स का भी डिमांड बढ़ता है और साथ ही जो अधिवास क्षेत्र है वह बढ़ता है।
फिर और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है उसका इंक्रोचमेंट भी यह कल्टिवेबल लैंड, फॉरेस्ट लैंड इत्यादि पर होता है। तो इस तरह से वह भूमि सिकुड़ता ही है। तो हमें फिर प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, ये बढ़ती हुई आबादी का पेट तो भरना है। तो उसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेना पड़ेगा। आप सभी इंडिविजुअल्स को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सभी शिक्षित लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं उसे अवेयर करना होगा, उसे बताना होगा कि भाई जगो, समय से आप जग जाओ, अन्यथा हमें कई अकाल का सामना करना पड़ेगा। दाने दाने के लिए लोग तरस जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सॉइल, फर्टाइल सॉइल इज अवेलेबल हियर इन आवर कंट्री in form of northern plains, eastern coastal plain and western coastal plain, which provides vast tract to do agriculture and agricultural activities there to supply food grains to the rest part of our country. तो एक ये हो गया। दूसरा है ample water supply assure irrigation। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए दो तरह के जल संसाधन उपलब्ध हैं। एक तो जो नदियां हैं, इस नदियों का जो वास्ट नेटवर्क है, नदियों की जो जाल है, समूचे उत्तर के विशाल मैदान में फैला हुआ है। और उस मैदान में बहने वाली मैक्सिमम नदियां, अधिकांश नदियां वह स्नोफेड रिवर्स है जो हिमालय से निकलती है। ये सारी नदियाँ पेरिनियल टाइप की नदियाँ हैं, सदावाहिनी नदियाँ हैं, सदा इसमें जल मौजूद रहता है। और कुछ नदियाँ दक्षिण भारत के पेनिनसुलर पार्ट से भी इस मैदानी भाग में प्रवेश करता है, जो मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। तो बरसाती जल भी हमें प्राप्त होती है। कहने का मतलब हमारे पास जो है सदावाहिनी नदियों के जल भी प्राप्त हैं और हमें वर्षा का जल भी प्राप्त है। जरूरी है कि वह जो उपलब्ध जल है जो हमें प्राप्त होती है सदावाहिनी नदियों से और वर्षा के जल के रूप में, उस जल का हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि जो 3 से 4 महीने आपको मानसूनल रेन हमें प्राप्त होती है, उसके अतिरिक्त जो रेस्ट मंथ्स हैं, बाकी बचे महीने हैं, वह सूखे महीने जिसमें हम इस बरसाती पानी का उपयोग अपने खेतों के सिंचाई के लिए कर सकते हैं और सालों भर अपने खेत से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एम्पल वाटर सप्लाई, assure irrigation in our country, this is the second one favorable condition which is there in our country. और wide climatic variations, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस। और पूरे भारत में हम ब्रॉडली 4 तरह के सीजन्स देखते हैं और चारों अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह की फसलें हम अपने खेत से प्राप्त करते हैं। और यह हमारे क्लाइमेटिक वेरिएशन की खासियत है। एक सा अगर क्लाइमेट होता तो वह किसी खास फसल के लिए सूटेबल होता और उसी फसल पर हमें निर्भर रहना पड़ता। लेकिन हमें दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, मोटे अनाज और सभी तरह के फसलें, कैश क्रॉप्स, सभी अलग अलग तरह के मौसम के हिसाब से बोया जाता है और काटा जाता है। तो ये क्लाइमेटिक वेरिएशन हमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को लेने में मदद करता है। और एम्पल सनशाइन, चूँकि हमारा देश
सब ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए यहाँ पर्याप्त धूप हमें प्राप्त होती है, हमारे फसलों को प्राप्त होती है। फसल को जो है एक लंबे समय के लिए पर्याप्त धूप प्राप्त हो पाता है, जिसमें वह आराम से पक पाता है, वह मैच्योर हो पाता है। अगर यह स्थिति नहीं होती तो फसलों की स्थिति कुछ और होती, वह मैच्योर नहीं हो पाता, उसके दाने पुष्ट नहीं हो पाते, तो हमारा जो पोजीशन है, हमारे देश का जो स्थिति है ग्लोब पर, वह स्थिति हमें जो है आपको एम्पल सनशाइन प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से ये फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हियर इन आवर कंट्री फॉर एग्रीकल्चर, और उसके जवाब में इन सारे चीज़ों को आप एलेबरेटली बुन सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ ही इस सवाल का भी जवाब, वाई इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत कृषि प्रधान देश क्यों है, के जवाब में आप ये देख इन सारे बिंदुओं को लिख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ये सारे फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध है जो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त दशा उपलब्ध कराती है, इसलिए हमारा देश प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो अगला देखते हैं कि एग्रीकल्चर के चारों तरफ, या आप देख लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल के चारों तरफ आप ये डिफरेंट पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। ये सारी सुविधाएं हमें एग्रीकल्चर से उपलब्ध होती है, मिल पाती है। जैसे हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो पाता है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है और वेजिटेबल्स है, ये सारे उपलब्ध होते हैं। कृषि हमारे देश के 2/3 जनसंख्या का आधार है, जीवन यापन का आधार है, ये लाइवलीहुड। फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एश्योर फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्रीज, provided with we have to manage our agriculture and agricultural activities along with irrigation facilities in proper way। हमारे यहाँ जो ड्राई सीजन्स होते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज अगर किया जाए तो फैमिन की स्थिति कभी नहीं हो सकती है, अकाल की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। हमें 2-3 चीज़ मैनेज करना होता है, फ्लड एंड ड्रॉट्स, जो आपको फैमिन को जन्म देती है। तो यह हमें फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। अगला है अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सारे उत्पाद हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को निर्यात करते हैं, उससे जो हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है वह हमारे देश को आर्थिक रूप से सबल बनाता है, मजबूत करता है। तो एग्रीकल्चर हेल्प अस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जिसको और कोई रोजगार का सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह खेती में लग जाते हैं और खेती से उसे रोजगार उपलब्ध हो पाता है। तरह तरह के कार्य संलग्न होते हैं खेती में, और उन सारे कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जहां उसे उन कुशल श्रम को एक उड़ान मिल पाता है, उसे रोजगार मिल पाता है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज, और जिन इलाकों में खेती नहीं होती, पहाड़ी पठारी इलाकों में, वहाँ से ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, फूड ग्रेन्स जो है, उन इलाकों में सप्लाई की जाती है। कंट्रीब्यूट 24% ऑफ द कंट्रीज इनकम, और ये तकरीबन भारत के 24% इनकम भारत को देती है। एग्रीकल्चर स्ट्रेंथेंस द इंडस्ट्रीज
किस तरह से ये मजबूत करता है, तो आपने देखा कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल देता है, इससे वह उद्योग फलता फूलता है, उससे हमें हमारे देश को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इस तरह से एग्रीकल्चर हमें मदद करता है। तो आज के क्लास में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।